नमस्कार दोस्तों, MK हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है मोहब्बत एक साजिश। दोस्तों, ये इस कहानी का अंतिम भाग है। कहानी को समझने के लिए कहानी का पहला भाग अवश्य देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो लाइक कर एक प्यार से कमेंट जरूर कीजिएगा। हम आपके लिए इस तरह की प्यार भरी कहानी लाते रहते हैं। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। 1 महीने बाद अवनी, सुरेखा, गायत्री और ऋषि की ट्रेनिंग से पूरी तरह से एक अच्छी रानी बनने के लिए तैयार थी। गायत्री ऋषि से बोलती है, ऋषभ, अब वक्त आ गया है कि हमें पूरे राज्य के सामने अवनी को कुंवर रानी घोषित कर देना चाहिए। सुरेखा, परमा, मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें अवनी और ऋषि की फिर से शादी करवानी चाहिए, वो भी पूरे धूमधाम से। गायत्री, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कहा सुरेखा। ठीक है, हम आज ही पूरे राज्य में ये बात फैला देते हैं कि कल अवनी और ऋषि की शादी है और परसों अवनी पूरे माधवगढ़ की कुंवर रानी सा बन जाएगी और परसों उसका राज तिलक होगा। सुरेखा गायत्री की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। गायत्री महल के सैनिकों को ये बात पूरे राज्य में बताने के लिए बोल देती है। महल के सैनिक पूरे राज्य में ये बात फैला देते हैं। राज्य के सारे लोग जब ये सुनते हैं तो उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं रहती। यहाँ अवनी और ऋषि भी बहुत खुश थे कि उनकी फिर से शादी होगी, क्योंकि पिछली बार जब शादी हुई थी तब वो दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे। पिछली वाली शादी बंदूक की नोक पर हुई थी, पर इस बार उन दोनों की शादी उन दोनों की मर्जी से होगी। इसीलिए ऋषि और अवनी दोनों बेहद खुश है। गायत्री अवनी से बोलती है, बेटा, आज शाम को मेहंदी की रस्म होगी और फिर कल सुबह हल्दी और उसके बाद शादी। अवनी गायत्री की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। गायत्री अपने पड़ोसी राज्य के राजा रानी तक भी ये बात पहुंचा देती है। शाम का समय अवनी और ऋषि महल के हॉल में बैठे हुए थे। वहाँ कई सारे मेहमान मौजूद थे। वहीं राज्य के लोगों को भी बुलाया गया था। सभी अपने कुंवर सा और कुंवर रानी सा की मेहंदी में शामिल होने आए थे। सभी के चेहरे से उनकी खुशी साफ साफ पता चल रही थी। मेहंदी वाली अवनी को मेहंदी लगा रही थी और दूसरी तरफ ऋषि को भी मेहंदी लगाया जा रहा था। ऋषि अवनी को ही देख रहा था और पर अवनी का ध्यान तो अपनी मेहंदी के ऊपर था। ऋषि उसे इशारा करता है। अवनी उसकी तरफ एक नज़र देखती है। ऋषि उसे फिर ऊपर छत पर चलने के लिए बोलता है। अवनी नाम में अपना सिर हिला देती है। मेहंदी लग जाने के बाद मेहंदी वाली अवनी के हाथों में ऋषि का नाम लिखती है। अवनी ऋषि का नाम अपने हाथों में देखकर मुस्कुराने लगती है। अवनी की मेहंदी बहुत ही प्यारी थी और आज वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लग रही थी। अवनी ऋषि का नाम अपने हाथों में देखकर मुस्कुरा देती है। वो फिर ऋषि की तरफ देखती है, पर ऋषि वहाँ नहीं था। अवनी फिर पूरे हॉल में चारों तरफ देखती है, पर ऋषि उसे कहीं नहीं दिखता। तो फिर उठकर ऊपर छत की तरफ चली जाती है। ऋषि छत पर खड़ा था और अपनी मेहंदी की तरफ देख रहा था। अवनी भी आकर उसके बगल में खड़ी हो जाती है और अपना हाथ ऋषि के हाथ से मिला देती है। ऋषि फिर उसके हाथ की तरफ देखता है और मुस्कुरा देता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। अवनी ऋषि से बोलती है, देखो कितनी प्यारी लगी है मेहंदी, और सबसे प्यारा तो इस मेहंदी में लिखा तुम्हारा नाम लग रहा है। देखो जरा कितना प्यारा लग रहा है। ऋषि मुस्कुरा कर उससे बोलता है, मैं बहुत खुश हूँ अवनी कि हमारी फिर से शादी हो रही है। अवनी, मैं भी बहुत खुश हूँ ऋषि, पर कल एक बात और पता चलेगी। ऋषि, कौन सी बात? अवनी, यही कि मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करती हूँ कि तुम मुझसे। ऋषि, और ये कैसे पता चलेगा? अवनी, अगर मेरे मेहंदी का रंग तुम्हारे मेहंदी से ज़्यादा गहरा आया तो समझ लेना कि तुम मुझसे ज़्यादा प्यार करते हो, और अगर तुम्हारे मेहंदी का रंग ज़्यादा गहरा आया तो मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। ऋषि उसकी ये बात सुनकर हंसने लगता है। अगली सुबह अवनी की नींद खुलती है। वो अंगड़ाई लेते हुए उठती है। तभी उसका ध्यान उसके हाथों पर जाता है। वो तुरंत अपने मेहंदी लगे हाथों को देखने लगती है। उसके मेहंदी का रंग बहुत गहरा आया था। अवनी मुस्कुराकर खुद में ही बोलती है, मुझे नहीं पता था कि ऋषि मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करता है, पर अभी जाकर देखना पड़ेगा कि ऋषि के मेहंदी का रंग कैसा आया है। मैं भी तो देखूँ उसके हाथ में मेरी मेहंदी का रंग कैसा चढ़ा है। इतना बोलकर वो तुरंत बिस्तर से उतर जाती है और ऋषि के कमरे की तरफ चली जाती है। अवनी ऋषि के कमरे में जाकर दरवाजा खटखटाने के लिए हाथ बढ़ाती है, पर कुछ सोचकर वो रुक जाती है और दरवाज़ा खोलकर अंदर चली जाती है, पर ऋषि कमरे में नहीं था।
अवनी से चारों तरफ कमरे में खोजती है। वो फिर कमरे से बाहर आकर एक नौकर से ऋषि के बारे में पूछती है। नौकर उसे बताता है कि ऋषि बाहर गार्डन में गया है। अवनी भी ये सुनकर गार्डन में चली जाती है। गार्डन में हल्दी की तैयारियां चल रही थी। पूरे गार्डन को खूबसूरती से सजाया गया था। गार्डन में सुरेखा जी, भानु सिंह जी मौजूद थे। उन लोगों ने पीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। सुरेखा ने पीली साड़ी पहनी हुई थी और भानु सिंह ने पीला कुर्ता पजामा पहना हुआ था। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। गायत्री भी फोन पर किसी से बात कर रही थी। गायत्री ने भी पीली साड़ी पहनी हुई थी और महल के नौकर भी पीले कपड़े में मौजूद थे। अवनी चारों तरफ देखते बोलती है, अरे यार, ये ऋषि कहाँ चला गया। तभी उसकी नज़र साइड पर लगे एक चेयर पर जाती है जिसमें ऋषि बैठा हुआ था और मोबाइल में कुछ देख रहा था। अवनी उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। ऋषि उसे ऊपर से नीचे तक देखते बोलता है, क्या हुआ, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, हल्दी की रस्म शुरू होने वाली है। ऋषि ने भी पीला कुर्ता पजामा पहना हुआ था। उसने अपने बालों को जेल से सेट किया हुआ था और वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। अवनी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसकी मेहंदी भरे हाथों को देखने लगती है। ऋषि के हाथों में लगी हुई मेहंदी का रंग भी बहुत गहरा चढ़ा था। ऋषि मुस्कुराकर उसे बोलता है, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? अवनी मुस्कुराकर उसे अपना हाथ दिखाती है। ऋषि उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में खींच लेता है। अवनी उसकी गोद में आकर बैठ जाती है और मुस्कुराने लगती है। ऋषि उसके दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लेता है और उसके मेहंदी भरे हाथों को देखते बोलता है, इस बात से ये पता चलता है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अवनी मुस्कुराकर उसके गाल पर किस करके बोलती है, बिल्कुल सही कहा तुमने, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ऋषि। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। देखो, हम दोनों की मेहंदी का रंग कितना गहरा आया है और हम हमेशा ही ऐसे प्यार करते रहेंगे ऋषि, तो इसमें कोई शक है क्या? अवनी मुस्कुराकर नामे अपना सिर हिला देती है। तभी सुरेखा की नज़र उन दोनों पर पड़ती है। सुरेखा वहाँ आकर अवनी को डांटते बोलती है, अवनी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई बेटा, जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। और ये क्या कर रहे हो तुम लोग? आज शादी है ना, तब तक एक दूसरे से दूर रहो। मैंने बोला था ना तुमसे, जब तक शादी नहीं हो जाती एक दूसरे से दूर रहना, उसके बाद कोई भी तुम्हें दूर नहीं करेगा। चलो अब जाओ। अवनी जी हाँ में बोलकर उठकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद अवनी तैयार होकर गार्डन में आती है। उसने खूबसूरत सा पीले कलर का लहंगा पहना हुआ था। उसके बाल खुले हुए थे। वो आकर ऋषि के बगल में बैठ जाती है। तभी एक नौकरानी अपने हाथ में एक थाल लेकर आती है। उस थाल में फूलों का बना हुआ ज्वेलरी था। अवनी मुस्कुराकर उन ज्वेलरी को देखने लगती है। गायत्री अवनी के बगल में आकर बैठ जाती है। वो फिर उसके गले में फूलों का हार पहनाती है, फिर उसके कानों में फूलों के बने झुमके पहनाती है और हाथों में फूलों से बने चूड़ियाँ पहनाती है। अवनी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। ऋषि तो उसे देखकर खोसा गया था। ऋषि अवनी की खूबसूरती में खोसा गया था। तभी गायत्री उसके कंधे को हिलाते बोलती है, बेटा, बाद में देख लेना अवनी को, चल अपना कुर्ता निकाल। ऋषि गायत्री की बात सुनकर चौंकते बोलता है, क्या दादी साहब, मैं कुर्ता क्यों निकालूंगा अपना? गायत्री, ताकि हम तुझे अच्छे से हल्दी लगा सके। अब चल जल्दी से अपना कुर्ता निकाल, फिर तेरी उतारी हुई झूठी हल्दी अवनी को भी लगाना है। ऋषि गायत्री की बात सुनकर अपना कुर्ता निकाल कर बैठ जाता है। ऋषि की बॉडी काफ़ी अट्रैक्टिव थी। उसके सिक्स पैक साफ साफ दिखाई दे रहे थे। अवनी उसके बॉडी को देखकर धीरे से बोलती है, हाय, कोई तो रोक लो, कितनी अट्रैक्टिव बॉडी है। मेरे ऋषि की मन कर रहा है कि किस कर लूँ। फिर वो अपने चारों तरफ देखते बोलते हैं, कंट्रोल अवनी कंट्रोल, तेरा ही पति है, अपने पति पर ऐसे बुरी नज़र मत डाल। एक बार शादी हो जाने दे, उसके बाद जी भरकर रोमांस करना ऋषि के साथ। वहीं ऋषि मुस्कुरा रहा था। अवनी अभी भी अपनी चोर निगाहों से बार बार ऋषि को ही देखे जा रही थी। गायत्री, सुरेखा और बाकी सब उसे हल्दी लगा रहे थे। अवनी भी ऋषि के मुस्कुराते चेहरे को देखकर मुस्कुरा रही थी। ऋषि को हल्दी लग जाने के बाद फिर उसकी उतारी हुई हल्दी अवनी के पास लाया जाता है। सुरेखा फिर अवनी के दोनों गालों पर हल्दी लगाती है। सुरेखा के बाद गायत्री भी अवनी को हल्दी लगाती है। अवनी मुस्कुरा रही थी। हल्दी लग जाने के बाद ऋषि और अवनी को साथ में बैठाया जाता है और उनकी बहुत
सारी फ़ोटो खींची जाती हैं। अवनी अलग अलग पोज दे रही थी, वहीं ऋषि भी उसका पूरा साथ दे रहा था। हल्दी की रस्म पूरी होती है। सुरेखा फिर 2 नौकरानियों को बुलाती है और उन्हें अवनी को ले जाने के लिए बोलती है। अवनी भी खड़ी हो जाती है। सुरेखा अवनी से बोलती है, जाओ बेटा और जाकर नहा लो, हल्दी की रस्म पूरी हुई, थोड़ा आराम कर लेना, शाम को शादी हो गई, तुम बहुत थक गई होंगी ना, इसलिए अपने कमरे में जाकर आराम कर लेना, शाम को शादी भी है। अवनी अपना सर हिलाकर उन दोनों नौकरानी के साथ चली जाती है। ऋषि भी फिर अपने कमरे में चला जाता है। अवनी अपने कमरे में आकर उन दोनों नौकरानियों को जाने को बोल देती है। वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। अवनी फिर कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती है और कपड़े निकालकर नहाने जाने वाली होती है। तभी उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। अवनी दरवाज़ा खोलती है। दरवाजे पर ऋषि खड़ा था। अवनी उसे देखकर हैरानी से बोलती है, ऋषि तुम यहाँ, क्या हुआ? ऋषि, वो मेरे कमरे में पानी नहीं आ रहा है, तो क्या मैं तुम्हारा बाथरूम यूज़ कर सकता हूँ? नहाकर चला जाऊँगा। अवनी उसकी ये बात सुनकर हैरानी से बोलती है, क्या कमाल है, पानी नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं जब से इस महल में आई हूँ पानी की समस्या तो कभी सुनी नहीं है मैंने, फिर आज अचानक से पानी कैसे आना बंद हो गया? इस महल में तो पानी की कोई भी समस्या नहीं है, फिर ऐसे कैसे तुम्हारे कमरे में पानी नहीं आ सकता है? बताओ मुझे। ऋषि उसका सवाल सुनकर जल्दी से कमरे में अंदर आकर कमरे का दरवाज़ा लॉक कर देता है और फिर अवनी को दरवाजे से लगाकर बोलता है, पानी तो एक बहाना है, एक्चुअली मुझे तुम्हारे साथ नहाना है। अवनी दरवाजे पर अपना हाथ रखकर बोलती है, बिल्कुल नहीं ऋषि, चलो हटो और चुपचाप से जाकर अपने कमरे में, अपने बाथरूम में नहाओ, आज रात शादी हो जाने दो, उसके बाद तो हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। ऋषि, नहीं अवनी, शाम तक मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, मैं तो अभी ही तुम्हारे साथ बाथरूम में नहाऊंगा, आज हम दोनों साथ में नहाएंगे। अवनी, ऋषि बिल्कुल नहीं, माँ और दादी दोनों ने कहा है कि जब तक शादी नहीं हो जाती हमें अलग रहना है, और सिर्फ शाम तक की तो बात है, समझने की कोशिश करो ऋषि। ऋषि उसे गोद में उठाकर बाथरूम की तरफ ले जाते बोलता है, मैंने कहा ना नहाएंगे तो अभी नहाएंगे, अब चलो। अवनी उसे मना करती ही रह जाती है, पर ऋषि उसकी कहाँ सुनने वाला था। ऋषि उसकी एक भी नहीं सुनता है और उसे बाथरूम में ले जाता है। वो उसे बाथरूम में लाकर शॉवर के नीचे खड़ा कर देता है और फिर शॉवर ऑन कर देता है। अवनी को बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी। वो जल्दी से पीछे की तरफ पलट जाती है। ऋषि मुस्कुराकर उसका बाल एक साइड से आगे कर देता है और उसके पीठ पर अपने होंठ रखकर उसके पीठ को चूमने लगता है। शावर का पानी दोनों को भिगो रहा था। इस समय अवनी को बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी, लेकिन ऋषि तो कुछ भी सुनने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऋषि फिर उसे अपनी तरफ पलटकर उसके कमर को अपने हाथों से पकड़कर उसे अपने करीब खींचकर उसके गले को चूमने लगता है। अवनी उसके इस एहसास से खुद में ही सिमट रही थी। अवनी धीरे से मुस्कुराकर ऋषि की तरफ देखती है और वो भी उसके कपड़े एक एक करके खोल देती है। ऋषि भी उसके कपड़े खोल देता है। दोनों के दिलों की धड़कन बहुत ही तेज रफ्तार से चल रही थी। ऋषि कभी उसके चेहरे को चूम रहा था, तो कभी उसके गले को चूम रहा था, तो कभी उसके बालों को चूम रहा था। ऋषि फिर से उसे पीछे की तरफ पलटकर उसके पीठ को जोर जोर से चूमने लगता है। अवनी अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसे अपने पीठ पर ऋषि के दिल की धड़कन महसूस हो रही थी और ऋषि को भी अवनी की दिल की धड़कन साफ साफ सुनाई दे रही थी। ऋषि इस समय अपना होश खोने लगा था और अवनी भी उसे बेइंतहा प्यार कर रही थी। दोनों एक दूसरे के एहसास में पूरी तरह से डूब चुके थे। दोनों की आंखें बंद थी। थोड़ी देर बाद अवनी अपनी आंखें खोलकर ऋषि की तरफ पलटती है। अवनी की धड़कनें बहुत तेजी से चल रही थी। वो धीरे से अपनी नजरें उठाकर ऋषि की तरफ पलटती है। अवनी की धड़कनें बहुत ही तेजी से चल रही थी। वो धीरे से अपनी नजरें उठाकर ऋषि की तरफ देखती है, जिसकी आंखों में नशा था वो भी उसकी नशीली आंखों में खो जाती है। ऋषि फिर से अवनी का एक हाथ पकड़कर अपना दूसरा हाथ उसके कमर पर रखकर उसे अपने करीब खींच लेता है। उसके बाद वो अपने होंठ उसके होंठों पर रखकर किस करने लगता है। अवनी भी खुद को ऋषि के हवाले कर देती है। वो भी ऋषि का बॉडी, चेहरा, होंठ चूमने लगती है। दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक चूमते रहे, एक दूसरे में खोते रहे। ऋषि अवनी को गले लगाकर उसे जोर से जकड़ते उसके कान में धीरे से बोलता, नहाना तो बहाना था, मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा समय बिताकर तुम्हारे प्यार जो पाना था। अवनी इसकी बातें सुनकर मुस्कुराते उसे खुद में समेट कर बोलती है, अच्छा तो पा लिया ना प्यार। ऋषि हंसकर उसके माथे को चूमकर बोलता है।
प्यार क्या, पूरा का पूरा तुम्हें ही पा लिया हूँ अवनी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ अवनी। आई लव यू। अवनी भी उसे देखकर लव यू टू बोलती है और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद अवनी उसे फिर से दूर हटाकर बोलती है, चलो अब नहा लिया ना, अब चलो बाहर। ऋषि उसके साथ कमरे में आता है। अवनी उसे जाने को बोलती है। ऋषि धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ देखता है। सारे लोग अपने काम में व्यस्त थे। शाम की तैयारियां चल रही थी। ऋषि अवनी को बाय बोलकर तुरंत अपने कमरे की तरफ भाग जाता है। अवनी ये देखकर मुस्कुराने लगती है। वो भी फिर कमरे का दरवाज़ा लगा देती है। शाम का समय, अवनी अपने कमरे में तैयार हो रही थी। दो लड़कियां अवनी को तैयार कर रही थी। अवनी मिरर के सामने बैठी हुई मुस्कुरा रही थी। वहीं ऋषि भी अपने कमरे में तैयार हो रहा था। वो भी बहुत खुश था। उसके चेहरे से ही उसकी खुशी का पता चल रहा था। आज उन दोनों की शादी जो हो रही थी, इसके बाद कोई भी उन दोनों को अलग नहीं कर सकता था। यही सोचकर दोनों के होठों से मुस्कुराहट जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। पर कोई था जो उन दोनों की जिंदगी में ग्रहण लगाने वाला आने वाला था। ऋषि दूल्हा बनकर बहुत हैंडसम लग रहा था। वो फिर तैयार होकर हॉल में आता है जहाँ शादी होने वाली थी। सारे मेहमान आ चुके थे। वहीं अवनी ने भी एक जबरदस्त एंट्री मारी थी। वो हैंडसम सोना सबसे मेरे दिल को गया लेकर। ऋषि भी उसे अपनी बाहों में भरकर बोलता है, वाह अवनी, जबरदस्त एंट्री मारी है तुमने, मुझे तो मजा आ गया देखकर। अवनी, सच ऋषि, तुम्हें अच्छा लगा, मैंने ये सब तुम्हारे लिए ही किया। ऋषि मुस्कुराकर बोलता है, बहुत अच्छा लगा मुझे जान। अवनी मुस्कुरा देती है। तभी सुरेखा और गायत्री स्टेज पर आती हैं। गायत्री अवनी से बोलती हैं, अब जयमाल की रस्म शुरू करें। ऋषि और अवनी सुरेखा की आवाज़ सुनकर एक दूसरे से अलग हट जाते हैं। फिर जयमाल की रस्म शुरू होती है। अवनी पहले ऋषि को माला पहनाती है, उसके बाद ऋषि अवनी को माला पहनाता है। दोनों फिर आकर मंडप के पास बैठ जाते हैं और शादी शुरू होती है। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगते हैं। ऋषि अवनी का हाथ पकड़ लेता है। अवनी भी मुस्कुरा देती है। थोड़ी देर के बाद फेरों की रस्म शुरू होती है। ऋषि अवनी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए ही अपने 7 फेरे पूरे करते हैं। उसके बाद दोनों फिर से बैठते हैं। ऋषि फिर अवनी की मांग भरता है और उसके गले में मंगलसूत्र पहनाता है। ऋषि और अवनी की शादी हो चुकी थी। दोनों बहुत खुश थे। अवनी और ऋषि पहले गायत्री का आशीर्वाद लेते हैं। गायत्री मुस्कुराकर दोनों के सर पर अपना हाथ फेर कर बोलती है, खुश रहो और तुम दोनों का प्यार ऐसे ही बना रहे, तुम्हें कभी कोई अलग न कर पाए। ऋषि गायत्री की ये बात सुनकर अवनी की तरफ देखकर बोलता है, दादी साहब, कोई भी हमें कभी अलग नहीं कर सकता, चाहे जितने भी कोशिश कर ले, और अगर हम अलग हो भी गए तो दोबारा जरूर मिल जाएंगे। अवनी ऋषि की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। अवनी और ऋषि फिर सुरेखा के पास आते हैं और उसका आशीर्वाद लेते हैं। सुरेखा नौकरों को आवाज़ लगाती है। 20 नौकर अपने हाथ में बड़ी बड़ी थाल लिए ऋषि और अवनी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। सुरेखा मुस्कुराकर ऋषि और अवनी से बोलती है, इस थाल के सारे कपड़े हटाओ। ऋषि और अवनी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और थाल के कपड़े हटाने लगते हैं। हर थाल में कीमती सामान रखा हुआ था, किसी में सोने के सिक्के तो किसी में महंगे कपड़े। ऐसे हर थाल में अलग अलग महंगी चीजें रखी हुई थी। सुरेखा ऋषि और अवनी से बोलती है, चलो अब तुम दोनों इन चीज़ों को अपने हाथ से छू लो, ताकि मैं ये सारी चीज़ें पूरे राज्य के लोगों में बांट दूंगी। आज तुम लोगों की शादी हुई है, आज बहुत शुभ घड़ी है। अब चलो जल्दी से थाल की चीज़ों को अपने हाथों से छुओ। ऋषि और अवनी मुस्कुराकर थाल की चीज़ें अपने हाथों से छूने लगते हैं। सुरेखा फिर नौकरों से बोलती है, इस थाल की चीज़ों को ले जाकर सारे राज्य में बांट दो। नौकर सर झुकाकर वहाँ से चले जाते हैं। ऋषि और अवनी फिर भानु सिंह का आशीर्वाद लेते हैं। ऐसे ही और भी रस्में होती हैं और रात हो जाती है। ऋषि अवनी फिर साथ में डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद सुरेखा 2 लड़कियों को अवनी को ऋषि के कमरे में ले जाने को बोलती है। दोनों लड़कियां अवनी को ऋषि के कमरे में ले जाती हैं। अंदर कमरा बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। चारों तरफ कैंडल जल रहे थे। बेड पर फूलों की सेज बनी हुई थी। पूरे कमरे में धीमी धीमी परफ्यूम की खुशबू आ रही थी, जो उस महल को और ज़्यादा रोमांटिक बना रही थी। अवनी फिर उन दोनों लड़कियों को जाने को बोलती है। दोनों वहाँ से चली जाती हैं। थोड़ी देर के बाद ऋषि
कमरे के अंदर आता है और कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता है। वो फिर बेड की तरफ देखता है। बेड पर अवनी बैठी हुई थी, जिसने एक बड़ा सा घूंघट से अपना चेहरा ढका हुआ था। ऋषि ये देखकर मुस्कुराते हुए उसके करीब आकर बैठ जाता है और घूंघट से उसका चेहरा देखने की कोशिश करते बोलता है, अवनी ये क्या है? तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे मैं तुम्हें पहली बार देखूंगा। पहले भी तो हम दोनों करीब आ चुके हैं ना। अवनी उससे कुछ नहीं बोलती। ऋषि फिर आगे बोलता है, मैं आज बहुत खुश हुआ हूँ कि हमारी शादी हो गई है और अब हम हमेशा साथ में रहेंगे और तुम कल कुंवर रानी भी बन जाओगी तो ये खुशियाँ दोगुनी हो जाएंगी। पर आज तो मैं तुम्हें ढेर सारा प्यार करना चाहता हूँ। अब चलो जल्दी से अपना ये घूंघट हटाओ। इतना बड़ा घूंघट करके बैठा है तुमने, मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देख पा रहा हूँ। अवनी अभी भी उससे कोई जवाब नहीं दे रही थी। ऋषि नाराजगी के साथ बोलता है, ठीक है मत हटाओ, मैं ही हटा देता हूँ। इतना बोलकर ऋषि घूंघट को जैसे हटाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि घूंघट के पीछे एक बड़ा सा तकिया रखा हुआ था। ऋषि ये देखकर गुस्से में बोलता है, अवनी ये क्या है, कहाँ हो तुम? अवनी पर्दे के पीछे से हंसती बाहर निकलती है। वो दुल्हन के जोड़े में बहुत ज़्यादा प्यारी और खूबसूरत लग रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। ऋषि उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अवनी भी हंसे जा रही थी। ऋषि ये देखकर उसे दीवार से लगा देता है और अपना होंठ उसके होंठों पर रख देता है। अवनी की हंसी उसके मुंह में ही दबकर रह जाती है। ऋषि अवनी के होंठों पर अपने होंठ रख देता है, जिससे उसकी हंसी उसके मुंह में ही दबकर रह जाती है। ऋषि अवनी के होंठों पर किस कर रहा था। अवनी भी उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाने लगती है। थोड़ी देर के करने के बाद ऋषि उसके होंठों से अलग होता है। अवनी शर्म से अपनी पलकें झुका लेती है। ऋषि मुस्कुराकर अपना मोबाइल निकालता है और कैमरा ऑन करके अवनी की तस्वीर लेने लगता है। अवनी ये देखकर मुस्कुरा देती है। वो फिर ऋषि के गाल से अपना गाल लगाकर ऋषि का मोबाइल ले लेती है और दोनों की फोटो साथ में खींचती है। ऋषि मुस्कुराकर बोलता है, ये खूबसूरत पल जिसमें तुम मेरे साथ हो, मैं हमेशा के लिए इसे कैमरे में कैद कर चुका हूँ। अवनी मुस्कुरा देती है। ऋषि फिर मोबाइल टेबल पर रख देता है और अवनी का चेहरा अपने हाथ में थामकर फिर से अपने होंठों से होंठ करीब करने लगता है, पर अवनी उसके होंठों पर अपने हाथ रखकर उसे रोक देती है और ऋषि को साइड हटाकर जाकर ड्रेसिंग टेबल के पास लगे चेयर पर बैठ जाती है। ऋषि उसे देखने लगता है। अवनी एक एक करके अपने गहने उतारने लगती है। वो भी मिरर में उसे ही देख रही थी। अवनी सारे गहने उतारने के बाद क्लोजेट रूम में चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वो एक सेक्सी सा नाइट ड्रेस पहनकर बाहर आती है। ऋषि उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वो फिर उसके करीब आता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। अवनी शर्म से अपनी पलकें झुका लेती है। ऋषि मुस्कुराकर उसके चेहरे को अपने हाथ में थामकर उसके पूरे चेहरे पर किस करने लगता है। अवनी अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो उसके एहसास में डूबती चली जा रही थी। ऋषि उसे गोद में उठाकर बेड पर लेटा देता है और धीरे धीरे अपने कपड़े खोलकर फेंक देता है। अवनी उसे ही देख रही थी। ऋषि फिर उसके ऊपर आकर उसके चेहरे, होंठ और गर्दन पर किस करने लगता है। अवनी उसके पीठ और बालों में अपनी उंगलियां चला रही थी। ऋषि फिर उसके गर्दन से होता हुआ उसके पेट तक आता है और उसके पेट पर किस करने लगता है। अवनी अपनी आंखें बंद करके सिसकियां लेने लगती है। ऋषि ऊपर आकर उसके होंठ पर होंठ रखकर डीप किस करने लगता है। थोड़ी देर के बाद दोनों के कपड़े फर्श पर पड़े थे। दोनों एक दूसरे के प्यार की गहराई में डूबते चले जा रहे थे। उस कमरे में अब दोनों की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आज दोनों पूरी तरह से एक हो चुके थे। 2 घंटे के बाद अवनी ऋषि के सीने पर अपना सर रखी हुई थी और ऋषि प्यार से उसके बालों को सहला रहा था। अवनी भी बीच बीच में उसके सीने पर किस कर रही थी। ऋषि उससे बोलता है, आज मैं बहुत खुश हूँ। अवनी मुस्कुराकर बोलती है, मैं भी बहुत खुश हूँ ऋषि। ऋषि अब कल से तो तुम बिजी होने वाली हो। अवनी, क्या मैं बिजी होने वाली हूँ? पर क्यों? ऋषि, अब कल तुम कुंवर रानी बन जाओगी तो तुम्हारे पास मेरे लिए थोड़ी टाइम रहेगा। तुम तो फिर इस राज्य के लोगों के बारे में ही ज़्यादा सोचोगी। अवनी उसकी बात सुनकर हंसते बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है पतिदेव, मैं चाहे जितनी भी बिजी रहूं पर आपके लिए मेरे पास हमेशा वक्त ही वक्त रहेगा। ऋषि उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है। अवनी फिर उठकर जाने को होती है पर ऋषि उसे अपने ऊपर खींच लेता है। अवनी, ऋषि क्या हुआ? छोड़ो ना। ऋषि, कहाँ जा रही हो तुम? अभी तो मेरा मन भी नहीं भरा है। आज तो मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने देने वाला। इतना बोलकर ऋषि अवनी को दूसरे साइड लेटा देता है
और वो उसके ऊपर आ जाता है। दोनों फिर से एक दूसरे के प्यार की गहराई में डूबने लगते हैं। सुबह का समय, अवनी की सुबह नींद खुलती है। वो अपने बगल में सोए ऋषि की तरफ देखती है। ऋषि गहरी नींद में सो रहा था। अवनी मुस्कुराकर उसके माथे पर किस करती है, फिर उसके गाल पर किस करती है, फिर उसके नाक पर किस करती है, और जैसे ही वो उसके होंठों पर किस करने जाती है तभी ऋषि अपनी आंख खोल लेता है। अवनी उसे देखकर पीछे हट जाती है। ऋषि उसका हाथ पकड़कर अपने ऊपर खींच लेता है। अवनी उसकी बाहों में कसमसाते बोलते हैं, छोड़ो मुझे, मुझे नहाने जाना है। ऋषि, क्या कर रहे हो, छोड़ो भी मुझे, मुझे नहाने जाना है। ऋषि उसे और कसकर अपनी बाहों में जकड़ते बोलता है, तो तुम चुपचाप पहले ही नहाने चली जाती, मेरे सोने का ऐसे फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए था तुम्हें। अवनी उसकी बात सुनकर शर्माते बोलती है, अच्छा तो तुम जगे हुए थे और सोने का नाटक कर रहे थे। ऋषि, मैं तो रात भर सोया ही नहीं, बस तुम्हारे एहसास में डूबा रहा। अवनी उसकी ये बात सुनकर हंस देती है। ऋषि फिर उसके चेहरे पर किस करने लगता है। अवनी, नहीं, चलो हटो, अभी नहीं, आज दादी सा ने कहा था कि जल्दी तैयार होकर आ जाना, आज पूजा होगी और फिर मैं कुंवर रानी बनूंगी, मुझे लेट नहीं होना। इतना बोलकर वो ऋषि को धक्का देकर बाथरूम के अंदर चली जाती है। ऋषि फिर मुस्कुराकर उसके तकिए को अपने सीने से लगाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर के बाद अवनी नहाकर बाहर आती है और मिरर के सामने खड़े होकर अपने बाल सुखाने लगती है। वो मिरर से ऋषि को देखती है। ऋषि भी उसे ही देख रहा था। अवनी, ऋषि अब उठ भी जाओ, तुम्हें पूजा में नहीं जाना है क्या? ऋषि, जाना है ना। अवनी, तो जाकर तैयार हो जाओ ना, लेटे हुए क्यों हो? ऋषि, पहले आकर मुझे गुड मॉर्निंग केस दो, उसके बाद मैं जाऊंगा। अवनी उसे आंखें दिखाकर बोलती है, कोई किस नहीं मिलेगा, चुपचाप से जाओ और जाकर नहाओ, कब से ऐसे ही लेटे हुए हो? ऋषि फिर बेड से उतरकर उसके करीब आता है और पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लेता है। अवनी, ऋषि, नहीं, अभी नहीं, मैं ऑलरेडी लेट हो रही हूँ। ऋषि, तो फिर इस किस दे दो और चली जाओ, फिर मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। अवनी उसकी बात सुनकर उसके गालों पर किस देकर बोलते हैं, चलो अब जाओ नहाने। ऋषि उसे दीवार से लगा देता है। अवनी, अब क्या हुआ, अब तो मैंने किस दे दिया ना। ऋषि उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुरा कर बोलता है, मैंने गालों पर नहीं, होंठों पर किस करने को बोला था, जो किस तुमने अधूरा छोड़ दिया था। अवनी, तुम नहीं मानोगे ना। ऋषि मुस्कुराकर ना में अपना सिर हिला देता है। अवनी फिर उसके होंठों पर किस करने लगती है। ऋषि अपनी आंख बंद कर लेता है और वो भी उसका साथ देने लगता है। थोड़ी देर के बाद दोनों अलग होते हैं। ऋषि फिर गुनगुनाते हुए बाथरूम में चला जाता है। अवनी उसे देखकर हंसते हुए बोलती है, पागल। थोड़ी देर के बाद अवनी तैयार होकर नीचे हॉल में आती है। नीचे हॉल में गायत्री, सुरेखा और भानु सिंह लोगों से बात कर रहे थे। गायत्री अवनी को देखकर बोलती है, आ गई बेटा आप। अवनी उनके पास आकर उनके पैर छूती है। गायत्री मुस्कुराकर बोलती है, खुश रहो, अभी थोड़ी देर में पूजा स्टार्ट होगी और फिर आपका राज्य अभिषेक होगा। ऋषि कहाँ है, वो अभी तक क्यों नहीं आया है, हम कब से उसी के राह देख रहे हैं। अवनी, दादी साहब वो तैयार हो रहे हैं, बस आ रहे हैं। गायत्री अपना सिर हाँ में हिला देती है। थोड़ी देर के बाद ऋषि भी तैयार होकर नीचे आ जाता है। सभी फिर कार से मंदिर जाने के लिए निकल जाते हैं। मंदिर में भव्य पूजा की तैयारी की गई थी। ऋषि और अवनी पूजा में बैठ जाते हैं और पूजा स्टार्ट होती है। पंडित जी अवनी को तिलक लगाते हैं। पूजा खत्म होने के बाद अवनी भगवान का आशीर्वाद लेती है। पंडित जी उसे एक तलवार देते हुए उससे बोलते हैं, अब आप इस राज्य की कुंवर रानी बनने वाली हैं। आपको इस राज्य का और इस राज्य के लोगों का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। अवनी अपना सर हाँ में हिला देती है और उस तलवार की तरफ देखने लगती है। पूजा के बाद सभी लोग महल वापस आ जाते हैं। महल के बाहर राज्य के लोग खड़े थे। अवनी और गायत्री सभी को मुस्कुराकर देखती है। सभी अवनी की जय जयकार कर रहे थे। गायत्री अपने हाथ ऊपर उठाती है। सभी फिर शांत हो जाते हैं। गायत्री फिर अवनी का हाथ पकड़कर महल के अंदर ले जाती है। अंदर एक बड़ा सा चेयर लगा हुआ था और चेयर के बगल में ही एक ताज रखा हुआ था। सारे राज्य के लोग भी अंदर आ जाते हैं और फिर दोनों एक तरफ खड़े हो जाते हैं।
सभी अवनी को कुंवर रानी बनते हुए देखने के लिए उत्सुक थे। पंडित जी आकर अवनी का तिलक करते हैं। अवनी मुस्कुराकर सभी को देख रही थी। ऋषि सुरेखा के साथ खड़ा था और अवनी को देखकर मुस्कुरा रहा था। गायत्री फिर अवनी के सर पर ताज पहनाती है। अवनी के होंठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी। ऋषि मुस्कुरा कर बोलता है, ये मुस्कुराहट इसके चेहरे से कभी गायब नहीं होने दूंगा। सुरेखा, आज ये कितनी प्यारी लग रही है ना। ऋषि, माँ प्यारी तो हमेशा ही लगती है। अवनी का पूरे रीति रिवाज के साथ राज्य अभिषेक किया जाता है। वो अब कुंवर रानी बन चुकी थी। महल के सैनिक अपनी अपनी तलवार निकालकर ऊपर की तरफ उठा देते हैं। आज महल के सभी लोग बहुत खुश थे। सभी अवनी के नाम की जय जयकार करने लगते हैं। अवनी मुस्कुराकर सभी की तरफ देखती है। वो फिर ऋषि की तरफ देखती है। ऋषि भी मुस्कुरा रहा था और अवनी की ही तरफ देख रहा था। अवनी मुस्कुराकर उसे आंख मारती है। ऋषि ये देखकर हंसने लगता है। 2 दिन बाद अवनी जब से कुंवर रानी बनी थी, वो ज़्यादातर महल और राज्य के लोगों पर ही ध्यान देने लगी थी। ऋषि के लिए तो उसके पास टाइम ही नहीं बचा था। ऋषि पूरी कोशिश कर रहा था, पर अवनी उसे चाहकर भी समय नहीं दे पा रही थी। शाम का समय, ऋषि कमरे में बैठा हुआ था और लैपटॉप से काम कर रहा था। तभी अवनी भी कमरे में आती है। कुछ पेपर्स उसके हाथ में थे। वो सोफे पर बैठकर उन पेपर्स को पढ़ने लगती है। ऋषि बेड पर बैठा हुआ था। वो उसे देखता है, पर अवनी का पूरा ध्यान पेपर्स के ऊपर ही था। वो एक बार भी ऋषि को नहीं देख रही थी। ऋषि उससे बोलता है, क्या कर रही हो। अवनी पेपर पढ़ते बोलती है, तुम्हें पता है ऋषि, ये पेपर आज ही मेरे हाथ लगे। कुछ लोग राज्य की जमीन पर इनलीगल तरीके से फैक्ट्री बना चुके हैं और उसमें शराब बेच रहे हैं, और वो भी ऐसा वैसा शराब नहीं, नकली शराब, जिससे लोगों की जान जा सकती है। तुम्हें पता है, ये पेपर आज ही मेरे हाथ लगे हैं। कोई मिस्टर रमन सक्सेना है जिसने इनलीगल तरीके से फैक्ट्री बनवाया है। मैं कल ही जा रही हूँ फैक्ट्री बंद करवाने, और देखना वो फैक्ट्री तोड़वाकर वहाँ मैं स्कूल बनवाऊंगी जिसमें गरीब बच्चे फ्री में पढ़ाई कर सकेंगे। ऋषि उसकी ये बात सुनकर बोलता है, क्या तुम कल फैक्ट्री बंद करवाने जा रही हो। तुम जानती भी हो कि वो रमन सक्सेना कैसा आदमी है। उसके बारे में कुछ पता करवाया तुमने। जो तुम अकेले चली जाओगी और तुम्हारे बोलने से वो फैक्ट्री बंद कर देगा। अवनी, ऋषि मैं अकेले थोड़ी जा रही हूँ, मैं अपने साथ पुलिस और गार्ड को लेकर जाऊंगी। तुम मेरी चिंता मत करो। ऋषि उसके करीब आकर बैठ जाता है और उसके हाथ से पेपर लेकर टेबल पर रखते बोलता है, चुप रहो अवनी, तुम कहीं नहीं जाओगी। ये सारा काम तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं कर लूँगा। पर ये सब खतरनाक काम में तुम्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हें पता है मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बिना। तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं अकेले ही देख लूँगा सब। अवनी, पर ऋषि मुझे कोई खतरा नहीं है। ऋषि उसके होंठों पर अपनी उंगली रखकर उसे खामोश रहने को बोलता है। अवनी उसे घूर कर देखने लगती है। ऋषि अवनी के होंठों पर अपनी उंगली रखकर उसे खामोश रहने को बोलता है। अवनी गुस्से में उसे ही घूर रही थी। वो फिर उसकी उंगली अपने होठों से हटाकर बोलती है, अच्छा ठीक है, मुझे छोड़ो और काम है मुझे, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। इतना बोलकर वो जैसे ही उठने को होती है, तब भी ऋषि उसे अपनी गोद में खींच लेता है। अवनी सीधा उसकी गोद में आकर गिरती है। ऋषि उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसके कान पर अपने होंठ रखकर धीरे से बोलता है, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। बहुत काम कर लिया तुमने। तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम अब अपने पति के लिए होना चाहिए। अवनी उसकी बात सुनकर मुस्कुराते बोलती है, ऋषि बस थोड़ी देर, फिर मैं आ जाऊंगी ना, सिर्फ 1 घंटे की बात है। ऋषि, क्या 1 घंटा। मैंने कहा ना, अब मैं तुम्हें इस कमरे के बाहर तो नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे पास तो मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं कितना कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे करीब आने की, पर तुम हो कि तुम्हें कोई ना कोई काम याद आ जाता है। अब सारे काम बाद में कर लेना, अभी सिर्फ पति के लिए टाइम होना चाहिए तुम्हारे पास, कुंवर रानी जी, और यह मेरी शिकायत है तुमसे। अवनी उसकी बात सुनकर हंसते हुए बोलती है, अच्छा तो ये बात है। ऋषि मासूमियत से हाँ में अपना गर्दन हिला देता है। अवनी उसके गले में अपनी बाहें डालकर उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है, अच्छा तो बताइए मैं आपकी शिकायत कैसे दूर कर सकती हूँ। ऋषि उसके कमर पर अपना हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचते हुए बोलता है, आपको मुझे खुश करना पड़ेगा, और पिछले कुछ दिनों में जो आप मेरे लिए टाइम नहीं निकाल पाई हैं उन सब की भी भरपाई करनी पड़ेगी। अवनी कुछ सोचते
हुए, ठीक है तो मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर वो ऋषि से अलग होती है और क्लोजेट रूम में चली जाती है। ऋषि उसके बाहर आने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर के बाद अवनी बाहर आती है। उसने सेक्सी सा ड्रेस पहना हुआ था। ऋषि का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसे ऐसे देखकर अवनी उसके करीब आती है और उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे से खड़ा करती है। ऋषि तो मुस्कुराकर उसके चेहरे को ही देख रहा था। अवनी फिर उसे बेड के पास ले जाकर उसे बेड पर धक्का दे देती है। ऋषि बेड पर गिर जाता है और मुस्कुराकर उसे देखने लगता है। अवनी फिर उसके ऊपर आकर उसके चेहरे पर किस करने लगती है। ऋषि अपनी आंखें बंद कर लेता है। अवनी एक एक करके उसके शर्ट का बटन खोलकर शर्ट फेंक देती है और उसके पूरे बॉडी में किस करने लगती है। थोड़ी देर के बाद ऋषि उसे दूसरी तरफ पलटता है और उसके ऊपर आकर उसके चेहरे और गर्दन पर किस करने लगता है। अवनी अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो भी ऋषि का पूरा साथ दे रही थी। थोड़ी देर के बाद दोनों के कपड़े फर्श पर बिखरे हुए थे और उस कमरे में दोनों के सिसकियों की आवाज़ गूंज रही थी। दोनों एक दूसरे के प्यार की गहराई में डूबते चले जा रहे थे। कुछ घंटों के बाद अवनी ऋषि के सीने पर अपना सर रखी हुई थी और ऋषि उसके बालों को सहला रहा था। अवनी फिर उसकी आंखों में देखते बोलती है, अब आपकी शिकायत दूर हुई या नहीं। ऋषि उसे अपनी बाहों में भरते बोलता है, तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो मुझे खुश करना। अवनी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं और उसके होठों पर अपने होठ रख देती है। अगली सुबह ऋषि तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। वहीं अवनी भी कामों में लग जाती है। करीब 1 घंटे के बाद ऋषि अवनी को कॉल करता है पर अवनी उसका कॉल नहीं उठा रही थी। ऋषि फिर गायत्री को कॉल करता है। गायत्री कॉल उठाकर बोलती है, हाँ ऋषभ बेटा बोलो क्या हुआ। ऋषि, दादी सा अवनी कहाँ है? मैं उसे कब से कॉल कर रहा हूँ पर वो मेरा कॉल नहीं उठा रही है। गायत्री, बेटा वो तो रमन सक्सेना की फैक्ट्री पर गई है। बोल रही थी कि आज उसकी फैक्ट्री बंद करवा कर ही रहेगी। ऋषि गायत्री की ये बात सुनकर चौंकते बोलता है, क्या? मैंने उसे कहा था कि वो ना जाए पर फिर भी वो चली गई। गायत्री, बेटा वो गार्ड को लेकर गई है और साथ में उसके पुलिस भी है। ऋषि गुस्से में बोलता है, जो भी हो पर मैंने उसे मना किया था। वो लड़की एक बात मेरी नहीं सुनती है और जब से वो कुंवर रानी बनी है तो मेरी बात ना मानने की कसम खा लिया है उसने। ठीक है दादी साहब, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देता है। गायत्री भी कॉल काट देती है। अब उसे भी थोड़ी फिक्र होने लगी थी। वो अपने गार्ड्स को लेकर और रमन सक्सेना के फैक्ट्री की तरफ अपनी कार में बैठकर निकल जाती है। वहीं ऋषि भी ऑफिस के से निकल जाता है। उसके साथ उसके भी गार्ड थे। वहीं दूसरी तरफ अवनी रमन सक्सेना की फैक्ट्री के बाहर खड़ी थी। उसके पीछे उसके गार्ड थे और कुछ पुलिस वाले खड़े थे और उसके सामने रमन सक्सेना और उसके गुंडे खड़े थे। रमन सक्सेना अवनी को ऊपर से नीचे तक अपने हवस भरी नज़रों से देखते बोलता है, क्या बात है कुंवर रानी साहब, मेरे तो भागे खुल गए कि आप मुझसे मिलने आई हैं। आप मुझे बोल देती तो मैं आ जाता आपसे मिलने के लिए। खैर जो भी हो, अब आप आ गई हैं तो आपका मैं बहुत अच्छे से स्वागत करूंगा। चलिए अंदर और बताइए क्या लेंगी आप। अवनी से गुस्से में बोलती है, मैं यहाँ कुछ खाने पीने नहीं आई हूँ बल्कि तुमसे बात करने आई हूँ। पहले तो तुमने हमारी ज़मीन पर अपनी फैक्ट्री खोला और फिर इलीगल तरीके से उसमें नकली शराब बेच रहे हो। तुम्हें मालूम है इससे कई लोगों की जान जा सकती है। इसीलिए तुम्हें समझा रही हूँ कि चुपचाप से अपने लोगों के साथ ये फैक्ट्री और ये जगह छोड़कर चले जाओ। मैं ये फैक्ट्री तोड़वाकर यहाँ राज्य के लोगों के लिए उनके ज़रूरत के हिसाब से स्कूल और हॉस्पिटल बनवाऊंगी। चलो अपने लोगों को लेकर निकलो यहाँ से। रमन हंसते बोलता है, ऐसे कैसे चला जाऊँ? आपको पता है ये फैक्ट्री बनवाने में मुझे कितने साल लगे हैं और ऊपर से ये ज़मीन मेरे लिए कितना अनमोल है। यहाँ जब से फैक्ट्री खुला है ना तब से मैंने कभी हार का मुँह नहीं देखा। तरक्की पर तरक्की मिल रही है मुझे और देखो मैं आज इस शहर का सबसे अमीर इंसान बन गया हूँ। और आपसे एक बात बोलूँ, ये भलाई करने में रखा ही क्या है, कोई फ़ायदा नहीं है ये लोगों की भलाई भलाई करके। इसलिए आपको भी समझा रहा हूँ कि मुझसे हाथ मिला लीजिए, फ़ायदे में रहेंगी आप। और ये स्कूल हॉस्पिटल बनवा देने से क्या होगा? कुछ नहीं। हाँ, लोग आपकी जय जयकार करेंगे और फिर कुछ दिन में भूल जाएंगे। मुझसे हाथ मिला लीजिए, पैसों की बारिश करवा दूंगा मैं। अवनी गुस्से में उससे बोलती है, आखिरी चेतावनी दे रही हूँ मैं तुम्हें, अगर 5 मिनट के अंदर अंदर तुमने ये फैक्ट्री खाली नहीं किया ना
तो फिर अपने गार्ड्स को बोलकर मैं अपने तरीके से तुम्हें और तुम्हारे लोगों को यहाँ से बाहर फेंकवा दूंगी। रमन अवनी की ये बात सुनकर अपने आदमियों की तरफ देखता है। उसका इशारा पाते ही उसके आदमी अवनी के सारे गार्ड्स पर अचानक गोली चलाने लगते हैं। ऐसे अचानक गोली चलाने से किसी को संभलने का मौका नहीं मिलता और अवनी के सारे गार्ड कुछ ही सेकंड में मारे जाते हैं। अवनी उन सब की तरफ देखती है और फिर रमन की तरफ देखती है। रमन के होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट थी। रमन अवनी को देखकर शैतानी तरह से मुस्कुरा रहा था। अवनी गुस्से में पुलिस वालों की तरफ देखती है। पुलिस वाले अपना सर झुका लेते हैं। अवनी ये देखकर उनसे बोलती है, आप लोग कुछ करते क्यों नहीं? इसने आप लोगों के सामने मेरे गार्ड को मार दिया। आप लोग इसे अरेस्ट कीजिए और उसके आदमी को भी। रमन उसकी बात सुनकर हंसते बोलता है, ये पुलिस भी मेरे जेब में है, ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब आप सोचिए कि आप मेरे चंगुल से बचकर कैसे जाएंगे। ये बोलकर वो उसका हाथ मजबूती से पकड़कर अपने करीब खींच लेता है। अवनी गुस्से से रमन की तरफ घूर रही थी, लेकिन वो उसका हाथ नहीं छोड़ता। अवनी उसके गाल पर एक थप्पड़ मार देती है और उसे गुस्से में अपनी उंगली दिखाते बोलती है, बहुत गलत कर दिया तूने। अगर मेरे ऋषि को पता चला ना कि तूने मुझे छोड़ने की गलती की है तो वो तेरी जान ले लेगा, समझा तू? रमन उसकी बात सुनकर अपने दांत पीसते बोलता है, उन्हें तो तब पता चलेगा ना जब मैं उन्हें पता चलने दूंगा। और तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मुझ पर हाथ उठाने की। अब देखो मैं तुम्हें क्या सजा देता हूँ। इतना बोलकर वो उसे फैक्ट्री के अंदर एक कमरे में ले जाता है और बेड पर धक्का दे देता है। अवनी बेड पर पीछे की तरफ खिसकते बोलते हैं, तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है रमन, तू अपने साथ मौत को ले आया है। मेरा ऋषि तुझे जान से मार देगा। रमन उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते बोलता है, हाय कितनी खूबसूरत लगती हो आप, और गुस्से में तो और भी ज़्यादा कयामत लगती हो। वैसे एक बात बोलो, अगर वो ऋषि यहाँ आ भी गया ना तो यहाँ से जिंदा बचकर जा नहीं पाएगा। मेरे आदमी उसे अंदर तक आने नहीं देंगे, बाहर ही उसका काम तमाम कर देंगे। और मैं भी देखता हूँ कि अब आपको कौन आता है मुझसे बचाने के लिए। मैं भी तो देखो आपका ऋषि आखिर यहाँ कैसे आता है। ये कहकर वो जैसे ही अपने हाथ अवनी को छूने के लिए आगे बढ़ाता है, तभी अवनी उसके पेट पर एक लात मारती है जिससे रमन पीछे हट जाता है। वो गुस्से में उसे बोलता है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझ पर हाथ उठाए? अरे तेरे बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। कल तक तो मुंबई के छोटे से कंपनी में जॉब करती थी और आज कुंवर रानी बनकर बहुत उड़ रही है। तो जैसी दो कौड़ी की लड़की रोज मेरे बिस्तर पर होती हैं। इतना बोलकर वो अवनी का बाल पकड़कर उसे बेड से धक्का दे देता है जिससे अवनी सीधा बेड से नीचे गिर जाती है। रमन फिर बेड से उतरकर उसके पास आता है और उसका बाल पकड़कर उसे खड़ा करके उसे एक थप्पड़ मार देता है जिससे अवनी का सर दीवार से जाकर टकरा जाता है और उसके सर से खून निकलने लगता है। रमन फिर उसके पास आकर उसके पैरों पर अपने जूते रखकर उसके पैरों को अपने जूते से दबा देता है जिससे अवनी की चीख निकल पड़ती है। अवनी फिर खुद को संभाल कर उस कमरे से बाहर भागने की कोशिश करने लगती है, पर रमन उसके कमर पर अपना हाथ डालकर उसे बुरी तरह अपने करीब खींचता है और उसे बेड पर जोर से धक्का दे देता है। अवनी घबराकर उसकी तरफ देखती है। रमन गुस्से में अपना शर्ट निकालकर उसके चेहरे की तरफ फेंक देता है। शर्ट से अवनी का पूरा चेहरा ढक जाता है। रमन फिर उसके ऊपर आ जाता है। अवनी खुद को संभाल कर उस कमरे से बाहर भागने की कोशिश करने लगती है, पर रमन उसके कमर पर अपना हाथ डालकर उसे बुरी तरह अपने करीब खींचता है और उसे बेड पर जोर से धक्का दे देता है। अवनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अवनी की आंखें आंसुओं से भीग चुकी थी। अवनी घबराकर उसकी तरफ देखती है। रमन तभी गुस्से में अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है और अवनी के चेहरे की तरफ फेंक देता है। रमन फिर उसके ऊपर आ जाता है और उसके चेहरे से अपना शर्ट हटाकर उसके बाद ज़बरदस्ती करने लगता है। अवनी अब चाहकर भी उसे रोक नहीं पा रही थी, उसकी हालत ख़राब होती जा रही थी। वहीं रमन ज़बरदस्ती उसके चेहरे पर और होठों पर किस कर रहा था। तभी रमन के कानों में गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। गोलियों की आवाज़ सुनकर रमन तुरंत अवनी के ऊपर से हट जाता है और तुरंत बाहर की तरफ जाता है। बाहर गायत्री के गार्ड पहुँच चुके थे और ऋषभ के साथ उसके गार्ड भी मौजूद
मौजूद थे वो सब रमन के आदमी को ढेर कर चुके थे। रमन ये नज़ारा देखकर बहुत ही बुरी तरह डर जाता है। वो तुरंत वापस कमरे के अंदर आता है। अवनी अब बेहोश हो चुकी थी। रमन उसे देखता है और तुरंत पीछे के रास्ते से भाग जाता है। थोड़ी देर में ऋषि अपने आदमियों के साथ अंदर कमरे में आता है। गायत्री भी उनके पीछे आती है। ऋषि जब बेड पर अवनी की हालत देखता है तो बहुत घबरा जाता है। गायत्री जी भी अवनी को देखकर बहुत डर जाती हैं। आधे घंटे बाद पूरे महल में शौक का माहौल फैला हुआ था। सारे नौकर कमरे के बाहर मौजूद थे। वहीं कमरे के अंदर डॉक्टर खड़े हुए थे और अवनी बेड पर बेहोश लेटी हुई थी। अभी तक भी अवनी को होश नहीं आया था और वो अपने बेड पर बेहोशी की हालत में लेटी हुई थी। महल के बाहर भी राज्य के लोग मौजूद थे। सभी को पता चल चुका था कि अवनी बुरी तरह से जख्मी हुई है। सुरेखा और गायत्री जी भी कमरे में मौजूद थी। वहीं ऋषि अवनी के पास बैठा हुआ था और उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। एक डॉक्टर गायत्री से बोलता है, रानी साहब, हमें कुंवर रानी का ट्रीटमेंट जल्द से जल्द स्टार्ट करना पड़ेगा। आप सब बाहर जाइए ताकि हम अपना काम स्टार्ट कर सके। जितना लेट होगा उतना ही इनकी हालत ख़राब होती जाएगी। इनके सर से खून निकल रहा है और उसे जल्द से जल्द रोकना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ आप सब बाहर जाइए। गायत्री डॉक्टर की बात सुनकर ऋषि की तरफ देखती है। ऋषि अवनी का हाथ थामे बैठा हुआ था और उसके चेहरे को ही देखे जा रहा था। गायत्री उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलती हैं, ऋषि बेटा चल, कमरे से बाहर चल। ऋषि, नहीं दादी साहब, मैं अपनी अवनी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इसने कल रात ही मुझे बताया था उस रमन के बारे में। मैंने इसे कितना समझाया था पर इसने मेरी बात नहीं मानी और अकेली चली गई। पर अब नहीं, अब मैं इसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं इसके साथ यहीं रहूंगा। सुरेखा ऋषि को समझाते बोलती है, ऋषि प्लीज़, डॉक्टर सही बोल रहे हैं, बाहर चलो ताकि वो अवनी का अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाएंगे। अगर तुम जितना देर लगाओगे उतनी ही मुश्किल होगी ट्रीटमेंट करने में और कहीं ज़्यादा खून बह गया तो अवनी की जान को भी खतरा हो सकता है। ऋषि बेटा, तुम समझने की कोशिश करो, चलो कमरे से बाहर चलो। ऋषि सुरेखा की बात सुनकर अवनी के माथे पर किस करता है और उसके कान के पास धीरे से बोलता है, डरना नहीं जान, मैं तुम्हारे साथ हूँ और फिक्र मत करना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये बोलकर वो सीधा खड़ा हो जाता है और डॉक्टर की तरफ देखकर बोलता है, मुझे मेरी पत्नी सही सलामत चाहिए। अगर इससे कुछ भी हुआ ना तो तुम सुबह का सूरज नहीं देख पाओगे, समझे? और मेरी पत्नी को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ऋषभ की धमकी सुनकर अंदर तक कांप जाते हैं। ऋषभ फिर गायत्री और सुरेखा के साथ कमरे के बाहर चला जाता है। ऋषभ कमरे के बाहर आ जाता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था रमन पर और सबसे ज़्यादा खुद पर कि वो टाइम से क्यों नहीं पहुंचा। वो गुस्से में अपना हाथ जोर से दीवार पर मारता है जिससे उसके हाथ पर चोट लग जाती है और उसके हाथ से खून बहने लगता है। सुरेखा ये देखकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलती है, ऋषभ बेटा संभालो खुद को, ये क्या कर रहे हो? ऋषभ गुस्से में बोलता है, माँ मैं उस रमन को छोड़ूंगा नहीं, बस एक बार वो मुझे मिल जाए फिर उसे मैं जान से मार दूंगा। सुरेखा ये सुनकर उससे बोलती है, बेटा मेरे आदमी से ढूंढने के लिए निकल गई हैं। उसकी जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, जितने भी घर हैं, सब जगह उसे खोजा जा रहा है। तुम चिंता मत करो, वो बहुत ही जल्द हमारे सामने होगा। पर इस समय तुम्हें गुस्से से नहीं, होश से काम लेना पड़ेगा। ऋषभ गायत्री की बात सुनकर खामोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। सुरेखा डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर साहब अब अवनी कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है? अब डॉक्टर, रानी साहब, कुंवर रानी बिल्कुल ठीक है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें हमने नींद का इंजेक्शन दिया है, वो जितना आराम करेंगी उतना जल्दी ही अच्छी हो जाएंगी। आप लोग चिंता मत कीजिए। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। ऋषभ फिर कमरे के अंदर आता है और अवनी के पास बैठकर उसके बालों को अपने हाथों से सहलाने लगता है। थोड़ी देर के बाद एक आदमी गायत्री से बोलता है, बड़ी रानी साहब माफ़ कीजिएगा, हमने उस रमन को खोजने की बहुत कोशिश की पर उसका कहीं पता नहीं चल रहा। पता नहीं वो कहाँ जाकर छुप गया है। हमने उसकी सारी फैक्ट्रियाँ, घर और ऑफिस में ताले लगवा दिए हैं और हर जगह नाकाबंदी भी करवा दिया है। वो शहर से बाहर नहीं जा सकता। गायत्री अपने उस आदमी की बात सुनकर गुस्से में बोलती है, उसे कहीं से भी खोज कर निकालो, चाहे पाताल से ही क्यों ना खोजना पड़े।
उसने हमारी घर की इज्जत पर बुरी नज़र डालने की कोशिश की है, हमारे घर की इज्जत को हाथ लगाया है, उसके हाथ में कटवा दूंगी। आखिर से कोई ऐसा करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। उसे तो मैं मौत से भी बदतर सजा दूंगी। मुझे वो 12 घंटे के अंदर अंदर अपने सामने चाहिए, वरना तुम लोग अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार रहना। गायत्री के आदमी गायत्री की ये बात सुनकर तुरंत वहाँ से चले जाते हैं। शाम का समय, ऋषि अवनी के पास ही बैठा हुआ था। वो 1 मिनट के लिए भी उसे छोड़कर कमरे के बाहर नहीं गया था। थोड़ी देर के बाद अवनी को होश आने लगता है। ऋषि के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो सुरेखा और गायत्री को आवाज़ लगाता है। सुरेखा और गायत्री उसके आवाज़ सुनकर तुरंत कमरे के अंदर आती हैं। अवनी अपनी आंखें खोलकर चारों तरफ देखती है। ऋषि उसके माथे पर किस करके बोलता है, अवनी तुम ठीक हो ना। अवनी ऋषि को अपने सामने देखकर रोने लगती है। ऋषि उसे देखकर उसके आंसू पोंछते बोलता है, नहीं अवनी, रो मत प्लीज़, तुम रोगी तो और तबीयत खराब हो जाएगी, प्लीज़ मत रो, अब सब ठीक हो चुका है। अवनी उसका हाथ अपने चेहरे से हटाकर बोलती है, मुझे मत छुओ, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। सॉरी ऋषि, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और मैं वहाँ चली गई। वहाँ उस रमन ने मेरे साथ, वो अभी इतना ही बोली थी, तभी ऋषि उसके होठों पर अपने हाथ रख देता है और उसे अपने सीने से लगाते बोलता है, बस चुप हो जाओ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो कि तुम मेरे लायक नहीं हो। किसने कहा ऐसा? ऐसी बात बिल्कुल भी अपने दिमाग में मत लाना। तुमसे मैं प्यार करता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, और अगर कुछ हो भी जाता ना, तब भी मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम नहीं होता, क्योंकि इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती उस रमन की है। तो दोबारा अपने मुंह से ये बात मत निकालना। ऋषि अवनी को बोलता है, आगे से अपने मुंह से ये बात दोबारा मत निकालना, समझी? अवनी उसके गले लगकर फफक कर रो पड़ती है। ऋषि उसका चेहरा अपने हाथ में थाम कर उसके आंसू पोंछते बोलता है, तुम्हारे हर आंसू का हिसाब मैं उस रमन से लेकर रहूँगा जान। उसने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हें छूकर, तुम्हें रुलाकर। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब उसे मैं मौत से भी बदतर सजा दूंगा। वो अपनी मौत की भीख मांगेगा, पर उसे मौत भी नसीब नहीं होगी, दर्द में तड़पेगा वो। बस एक बार वो मेरे हाथ लग जाए, फिर देखना उसका मैं क्या हाल करता हूँ। गायत्री भी अवनी को समझाते बोलती है, हाँ अवनी बेटा, चिंता मत करो, हमारे लोग उस रमन को खोजने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत ही जल्द हमारे हाथ आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। वहीं दूसरी तरफ एक छोटे से घर में रमन बैठा हुआ टीवी देख रहा था। टीवी के हर न्यूज़ चैनल पर उसकी तस्वीरें आ रही थी। ऋषि और गायत्री के आदमी उसे चोरों की तरह खोज रहे थे, साथ में पुलिस की पूरी फोर्स लगी हुई थी उसे खोजने में। रमन इस समय बहुत घबराया हुआ था। वो शराब पीते बोलता है, क्यों कर दी मैंने इतनी बड़ी गलती? मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। अगर बात मान लेता तो अब इस मुसीबत में नहीं फंसता। अगर उसी समय फैक्ट्री खाली कर देता तो बाद में एक नई जगह फैक्ट्री खोल सकता था, पर अब तो मैंने उस अवनी को छूकर अपनी मौत को न्योता दे दिया है। अब तो ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इतना बोलकर वो और शराब पीने लगता है और फिर वहीं ज़मीन में धड़ाम से गिरकर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह अवनी की नींद खुलती है। वो अपने बगल में देखती है, ऋषि उसका हाथ पकड़कर गहरी नींद में सो रहा था। अवनी धीरे से उसका हाथ अपने हाथ से हटाती है और जैसे ही खड़ी होने को होती है, तभी उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं और वो गिरने लगती है। वो इससे पहले कि गिर पाती, तभी ऋषि उसे अपनी बाहों में थाम लेता है और उसे देखते बोलता है, क्या कर रही थी तुम? अवनी, वो मुझे बाथरूम जाना था। ऋषि, तो मुझे आवाज़ लगाना चाहिए था ना, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। इतना बोलकर वो उसे अपनी गोद में उठाकर बाथरूम में ले जाकर खड़ा कर देता है। अवनी उसकी तरफ देखकर बोलती है, अब तुम जाओ, मैं ब्रश करके बाहर आ जाऊंगी, अब तुम जाओ अपने कमरे में। ऋषि, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। इतना बोलकर वो टूथब्रश में टूथपेस्ट लगाकर अवनी को अपने हाथों से ब्रश करवाता है। अवनी उसे ही देख रही थी। ऋषि उसका कितना ख्याल रखता था। अवनी उसे देखकर मुस्कुराने लगती है। ऋषि फिर उसे ब्रश करवाने के बाद उसे कमरे में लाता है और बेड पर बैठाकर टॉवल से उसका मुंह पोंछने लगता है। अवनी अभी भी मुस्कुरा रही थी। ऋषि फिर प्यार से उसके गाल पर किस करके बोलता है, मैं अभी तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता हूँ, और खबरदार बेड से उठी तो ध्यान रखना, तुम बेड से नहीं उतरोगी, फिर मैं तुम्हें बहुत डांट पड़ेगी, समझी तुम? अवनी मुस्कुराकर बोलती है, नहीं उतरूंगी, तुम जाओ,
ऋषि मुस्कुराकर उसके माथे पर किस करता है और फिर कमरे के बाहर आ जाता है। तभी उसे कॉल आता है। ऋषि कॉल उठाकर हेलो बोलता है। दूसरी तरफ से किसी की आवाज़ आती है, कुंवर सर, वो रमन का पता चल गया है, वो एक पुराने घर में छुपा हुआ है। ऋषि जब ये सुनता है तो उसकी आंखों में गुस्सा उतर आता है। थोड़ी देर के बाद ऋषि कमरे के अंदर आता है और वो अवनी से बोलता है, अवनी आप ब्रेकफास्ट करो, फिर हमें बाहर भी चलना है। अवनी, क्या, कहाँ जाना है? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें पता है ना मेरी तबीयत कैसी है, और तुम बाहर जाने का बोल रहे हो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ऋषि प्यार से गालों पर हाथ फेर कर बोलता है, अवनी भूलो मत कि तुम बहुत जल्द कुंवर रानी बन चुकी हो और तुम ऐसे कमरे के अंदर नहीं रह सकती। हाँ, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, पर ठीक होने के बाद तो तुम्हें फिर वापस बाहर निकलना ही पड़ेगा कमरे से। पहले की तरह मैं अपनी अवनी को देखना चाहता हूँ, जो बिल्कुल नहीं डरती थी, किसी से भी नहीं। और अभी हमारा साथ में चलना बहुत ज़रूरी है। अवनी उसे कोई जवाब नहीं देती और उसके हाथ से ब्रेकफास्ट खाने लगती है। ब्रेकफास्ट करने के बाद ऋषि अवनी को अपने साथ कमरे के बाहर लाता है। सुरेखा जी और गायत्री जी अवनी को देखकर मुस्कुरा देती हैं। सुरेखा जी ऋषि से बोलती हैं, ऋषि अवनी को कमरे से बाहर क्यों लाया? इसे आराम की ज़रूरत है। ऋषि, जानता हूँ माँ, पर अभी मैं अवनी को बहुत ज़रूरी जगह ले जा रहा हूँ। सुरेखा जी, पर ऋषभ इसकी हालत तो देखिए, ये अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। ऋषि, अभी अवनी का मेरे साथ जाना बहुत ज़रूरी है माँ, मैं हूँ उसका ख्याल रखने के लिए। आपकी बहू को कुछ नहीं होगा, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। फिर अवनी की तरफ देखकर, अवनी चलें। अवनी धीरे से अपना सर हाँ में हिला देती है। ऋषि उसे अपने साथ महल के बाहर लाता है। ड्राइवर अवनी और ऋषि को देखकर तुरंत कार का गेट खोल देता है। उनके जाने के बाद गायत्री किसी को कॉल करती है और फिर वो भी वहाँ से निकल जाती है। वहीं कार में अवनी ऋषि से बोलती है, ऋषि हम कहाँ जा रहे हैं? ऋषि, बस देखते जाओ, थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। अवनी फिर कार के बाहर देखने लगती है। कार जंगल के रास्ते से जंगल के अंदर जा रही थी। अवनी ये देखकर घबराते हुए ऋषि से बोलती है, ऋषि कार जंगल के अंदर क्यों जा रही है? कहीं तुम मुझे मारने का प्लान तो नहीं बना रहे हो ना? देखो ऋषि, मैं अभी नहीं मरना चाहती, प्लीज़ मुझे मत मारना, मैंने कुछ नहीं किया है। ऋषि, प्लीज़ तुम मुझे मारना चाहते हो क्या? ऋषि उसकी बात सुनकर उसे आंखें दिखाकर गुस्से में बोलता है, अवनी फालतू की बातें बोलना बंद करो, तुम्हें इस सिचुएशन में भी मजाक सूझ रहा है। अवनी अपना मुंह दबाकर हंसने लगती है। थोड़ी देर के बाद कार एक घर के सामने आकर रुकती है। कार के बाहर ऋषि के ही आदमी खड़े थे। ऋषि फिर कार से उतरकर अवनी को भी बाहर निकालता है। अवनी कार के बाहर आकर चारों तरफ देखने लगती है। वहाँ उस घर के अलावा सिर्फ जंगल ही नजर आ रहा था और कुछ पंछियों की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। अवनी ये देखकर ऋषि से सवाल करती है, यहाँ इस जंगल के बीचों बीच घर किसने बनाया है? कितना डर लग रहा है यहाँ, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? ऋषि उसका हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले जाते हुए बोलता है, अंदर चलो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। दोनों फिर अंदर जाते हैं। अंदर दो ही कमरे थे। एक कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और दूसरे कमरे का दरवाज़ा बंद था। ऋषि अपने आदमी को आंखों से इशारा करता है। उसके आदमी ऋषि का इशारा समझकर कमरे का दरवाज़ा खोल देते हैं। ऋषि फिर अवनी को कमरे के अंदर ले जाता है। अवनी जब अपने सामने देखती है तो बुरी तरह चौंक जाती है। अवनी जब उस कमरे के अंदर देखती है तो वो बुरी तरह से चौंक जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अवनी इस समय बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। आखिर क्या था उस कमरे में? देखती है अवनी बुरी तरह चौंक जाती है। अवनी के सामने रमन बैठा हुआ था और उसे बहुत बुरी तरह मारा गया था। उसके पूरे शरीर में जख्म के निशान नजर आ रहे थे और उसे कुर्सियों से बांधा गया था। उसके मुंह पर भी पट्टी बंधी गई थी। अवनी रमन को देखकर ऋषि का बाजू अपने हाथों में पकड़ लेती है। ऋषि उसे आंखें दिखाकर बोलता है, अवनी तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि तुम अपने गुनहगारों को अपने हाथों से सजा दो। अब ये पकड़ो गन और इसे शूट करो। इतना बोलकर ऋषि गन लोड करके अवनी के हाथों में पकड़ा देता है। अवनी के हाथ कांपने लगे थे गन को देखकर। वो ऋषि से बोलती है, नहीं ऋषि, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं मार सकती उसे। ऋषि गुस्से में बोलता है, क्यों नहीं मार सकती और तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? इन जैसे लोग जो लड़कियों को अपने पैर की धूल समझते हैं उनकी इज्जत नहीं करते हैं। उनका जिंदा रहना बहुत ही बड़ी भूल है। इन जैसे लोगों को मर जाना ही चाहिए। और इसने तो तुम पर बुरी नज़र डाली, तुम्हें बुरी तरह से छुआ, तो तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और फिर भी
और फिर भी तुम हो कि इसे सजा नहीं दे सकती। अरे इस जैसे आदमी को मर जाना ही चाहिए। तुम कैसी लड़की हो जो कि इसे नहीं मार सकती? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अवनी। तुम जब अपने लिए कुछ नहीं कर सकती तो राज्य के लोगों के लिए क्या करोगी? तुम जब अपने गुनहगारों को सजा नहीं दे सकती तो राज्य के लोगों पर अगर कोई जुल्म करेगा, उनके साथ बुरा करेगा, तो तुम्हें उन्हें सजा क्या दोगी? तुम तो रानी कहलाने लायक ही नहीं हो। जाओ और जाकर कमरे में रोती रहना। इतना बोलकर वो फिर अपने आदमियों से बोलता है, खोल दो इसे और इसे यहाँ से जाने दो। इसे कुर्सी में जो बांध कर रखा हुआ है इसे अभी के भी खोलो और इसे यहाँ से जाने दो। ऋषि का ऑर्डर सुनकर उसके आदमी रमन के हाथ पैर खोल देते हैं। रमन मुस्कुराकर चेयर से उठ जाता है और अवनी को देखकर हंस से बोलता है, मुझे सजा देना किसी लड़की का काम नहीं है। अरे तुम जैसे मामूली लड़की रमन को क्या सजा देगी? मैंने तो ना जाने कितनी लड़कियों के साथ बहुत कुछ किया है और आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई जो मेरे खिलाफ आवाज़ उठा सके। तो तुम क्या चीज़ हो? फिर वो ऋषि की तरफ देखकर बोलता है, और सर आपको तो मैंने पहले ही कहा था कि आपकी पत्नी से कुछ नहीं होने वाला। आपने बेकार में अपना इतना टाइम वेस्ट किया। चलो मैं चलता हूँ। और लास्ट बार बोल रहा हूँ, ये किसी लड़की का काम नहीं है। चलो अब मैं जाता हूँ यहाँ से। ये बोलकर रमन मुस्कुराते हुए जाने लगता है। तभी अवनी पीछे से उसे गुस्से में आवाज़ लगाती है, रमन रुक जाओ। रमन उसकी आवाज़ सुनकर रुक जाता है और पलट कर उसकी तरफ देखता है। अवनी ने उसकी तरफ गन पॉइंट करके रखा हुआ था। रमन ये देखकर पागलों की तरह हंसते बोलता है, तुमसे कुछ नहीं होने वाला अवनी। वैसे बहुत मज़ा आया था तुम्हें छूकर। सच में मस्त माल हो तुम। ऋषि रमन की बात सुनकर अपने हाथ की मुट्ठी कस लेता है पर वो उससे एक शब्द नहीं बोलता। वहीं अवनी जब रमन के मुंह से ये सुनती है तो गोली चला देती है। गोली रमन के सीने पर जाकर लगती है। अवनी उसके पास आकर अपने दांत पीस से बोलती है, बहुत बकवास कर लिया तूने, पर अब नहीं। मैं अब तुझ जैसे शैतान को जिंदा रहने नहीं दूंगी। तुझ जैसे शैतान को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तेरे पास एक मौका था, तू चाहता तो मुझसे माफ़ी मांग सकता था, पर नहीं, तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा ना, तो अब मर। रमन की आंखों में अब डर साफ साफ नजर आने लगा था। अवनी फिर गन की सारी गोलियां उसके सीने पर उतार देती है और रमन की वहीं मौत हो जाती है। अवनी गन की सारी गोलियां रमन के सीने पर उतार देती है और वहीं पर रमन मारा जाता है। अवनी फिर गन फेंक देती है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। ऋषि उसके पास आकर उसे अपनी बाहों में भरते बोलता है, तुमने बहुत अच्छा किया अवनी। ऐसे लोगों की जगह सिर्फ मौत है। ऐसे लोग कभी नहीं सुधर सकते। इन्हें जितना मौका दोगी ना, ये उतना ही तुम्हें कमज़ोर समझेंगे। ये कभी भी नहीं सुधरेंगे। मुझे आज तुम पर गर्व है। अब तुम सही मायने में रानी कहलाने लायक हो गई हो। मेरी बात याद रखना अवनी, अगर कोई भी गलत ही करे तो उन्हें मौका दिया जा सकता है, पर अगर कोई गुनाह करे तो गुनाह की कोई माफ़ी नहीं होती है। उन्हें तो सिर्फ सजा ही देना चाहिए। अवनी अपना सर उठाकर ऋषि की तरफ देखती है। ऋषि मुस्कुराकर उसके माथे पर किसका लेता है। तभी गायत्री भी अपने आदमियों के साथ अंदर आ जाती है और रमन की लाश को देखकर वो अवनी और ऋषि की तरफ देखती हैं। ऋषि गायत्री से बोलता है, दादी सा आप यहाँ कैसे आए? आपको कैसे पता चला कि हम यहाँ आए हुए हैं? गायत्री, हाँ, जब तुम घर से निकले तो मेरे आदमी ने मुझे कॉल पर बताया था कि रमन का पता चल गया है, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। इसे सजा देने पर ये तो इतना बोलकर गायत्री खामोश हो जाती हैं। ऋषि मुस्कुराकर अवनी की तरफ देखकर बोलता है, दादी सा इसे सजा अवनी ने दिया है। गायत्री हैरानी से अवनी की तरफ देखती हैं, फिर वो उसे सारी बात बता देता है। गायत्री मुस्कुराकर अवनी के माथे पर अपना हाथ रखकर बोलती है, बहुत अच्छा किया तुमने बेटा। ऐसे लोगों से कभी नहीं डरना चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों की आंखों से आंखें मिलाकर बात करना चाहिए। पता नहीं ऐसे लोग खुद को समझते क्या हैं, लड़कियों की इज्जत नहीं करते हैं, उन्हें सिर्फ अपना खिलौना समझते हैं। ऐसे लोगों की जगह सिर्फ मौत होती है। ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। मुझे आपके फैसले पर फक्र है। अवनी मुस्कुराकर गायत्री के गले लग जाती है। गायत्री आगे बोलती है, चलिए घर चलते हैं हम। ऋषि और अवनी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। तीनों फिर वहाँ से महल के लिए निकल जाते हैं। 6 महीने बाद
ऋषि और अवनी की शादी को 6 महीने हो चुके थे। वो दोनों बहुत खुश थे। आज ऋषि का जन्मदिन था, इसीलिए महल में पार्टी रखी गई थी। सुबह से ही पार्टी की तैयारियां चल रही थी। ऋषि अपने कमरे में ही मौजूद था। उसे तो पहले अवनी के गिफ्ट का इंतजार था, पर अवनी ने ना ही उसे अभी तक बर्थडे विश किया था और ना ही उसे कोई गिफ्ट दिया था। इस बात पर ऋषि नाराज होकर कमरे से बाहर निकल ही नहीं रहा था। थोड़ी देर के बाद अवनी भी कमरे में आती है और ऋषि को देखती है। ऋषि लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। अवनी उसके पास आकर लैपटॉप बंद करते हुए बोलती है, ऋषि सुबह से तुम लैपटॉप में घुसे हुए हो। चलो बाहर माँ पूजा के लिए बुला रही हैं और यहाँ हो कि तुम लैपटॉप में काम कर रहे हो। ऋषि उसे गुस्से में देखता है और वापस अपना लैपटॉप ऑन करके बोलता है, मुझे कोई पूजा में नहीं जाना है। अवनी, नहीं, क्यों नहीं जाना है? आज तुम्हारा जन्मदिन है। ऋषि, तो तुम्हें उससे क्या? तुमने तो मुझे अब तक गिफ्ट भी नहीं दिया है और ना ही मुझे जन्मदिन की बधाई दी है। अवनी उसकी ये बात सुनकर मुस्कुराकर उसके पास बैठ जाती है। वो फिर उसका चेहरा अपने हाथ में थाम कर उसके माथे पर किस करके प्यार से बोलती है, हैप्पी बर्थडे ऋषि। ऋषि उसके ऐसा करने से मुस्कुरा देता है। ऋषि अवनी से नाराजगी के साथ बोलता है, तुमने तो मुझे अब तक गिफ्ट भी नहीं दिया है और ना ही मुझे जन्मदिन की बधाई दी है। अवनी उसकी ये बात सुनकर मुस्कुराकर उसके पास बैठ जाती है। वो फिर उसका चेहरा अपने हाथ में थाम कर उसके माथे पर किस करके प्यार से बोलती है, ऋषि, हैप्पी बर्थडे ऋषि। ऋषि उसके किस करने से मुस्कुरा देता है। अवनी भी मुस्कुराकर उसे ही देख रही थी। ऋषि फिर जल्दी से अपनी मुस्कुराहट को अपने होठों पर दबाकर बोलता है, मैं तुमसे नाराज हूँ। अवनी, क्यों? अभी तो तुम मुस्कुरा रहे थे तो और अब फिर से नाराज हो गए। अब क्या हुआ ऋषि? ऋषि, हाँ, क्योंकि तुमने अभी तक मुझे मेरा गिफ्ट नहीं दिया है। अवनी, ऋषि, मैं तुम्हें आज बहुत ही स्पेशल गिफ्ट दूंगी जो सारी दुनिया के गिफ्ट में सबसे ज़्यादा अनमोल है। ऋषि उसकी ये बात सुनकर हैरानी से बोलता है, क्या? ऐसी कौन सी गिफ्ट है? अवनी उठकर खड़ी हो जाती है और फिर अलमारी खोलकर उसमें से एक छोटा सा बॉक्स निकाल कर ऋषि के हाथ में रख देती है। ऋषि बॉक्स को खोलकर देखता है। उसमें प्रेगनेंसी टेस्ट किट रखा हुआ था जिसमें 2 रेड निशान थे। ऋषि ये देखकर हैरानी से उसकी तरफ देखता है। अवनी मुस्कुराकर अपने होठ उसके कान के पास रखकर बोलती है, ऋषि, तुम पापा बनने वाले हो और यही तुम्हारा गिफ्ट है। हाँ, मैं माँ बनने वाली हूँ ऋषि। ऋषि जब ये सुनता है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था अवनी की कही हुई बातों का। अवनी मुस्कुराकर उसे ही देख रही थी। ऋषि फिर अपने होश में वापस आता है और अवनी को अपने गले से लगाकर बोलता है, अवनी, तुम सच बोल रही हो ना? मैं सच में पापा बनने वाला हूँ ना? अवनी, तुम कोई मजाक तो नहीं कर रही हो ना? मैं सच में पापा बनने वाला हूँ क्या? अवनी मुस्कुराकर अपना सर हाँ में हिला देती है। ऋषि खुशी से उसे गोद में उठाकर गोल गोल घुमाने लगता है। अवनी हंसते बोलती है, ऋषि, ऐसा मत करो, मुझे चक्कर आने लगेंगे। ऋषि उसकी बात सुनकर उसे जल्दी से बेड पर लिटाते बोलता है, सॉरी, पर अब तुम कोई काम नहीं करोगी। सारे काम अब मैं, दादी और माँ ही देखेंगे। तुम अब सिर्फ आराम करोगी। और थैंक यू सो मच अवनी, तुम्हें सच में मुझे बहुत ही अनमोल गिफ्ट दिया है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। थैंक यू मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। मैं अभी माँ और दादी को ये खबर बता कर आता हूँ। इतना बोलकर वो कमरे के बाहर भाग जाता है। अवनी मुस्कुरा कर बोलती है, पागल। ऋषि बाहर हॉल में आ जाता है जहाँ पूजा की तैयारियां चल रही थी। सुरेखा जी ऋषि से बोलती हैं, आ गया तू? और अब ये अवनी कहाँ रह गई? वो तो तुझे बुलाने गई थी ना, पर अब वो कमरे में रह गई। जा और उसे बोल आने के लिए। पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। इस पूजा में तुम दोनों का साथ में बैठना बहुत ज़रूरी है बेटा। ऋषि मुस्कुराकर सुरेखा जी के गले लग जाता है। सुरेखा जी ये देखकर हैरान हो जाती हैं। गायत्री जी भी वहीं खड़ी थी। वो भी ऋषि को हैरानी से देख रही थी। गायत्री ऋषि से बोलती हैं, ऋषभ बेटा क्या हुआ? ऋषि मुस्कुराकर बोलता है, माँ, दादी, आप दोनों को पता है अब इस महल में एक छोटा सा ऋषि या छोटी अवनी आने वाले हैं। आप दादी बनने वाले हो। फिर गायत्री की तरफ देखकर, और आप परदादी। सुरेखा और गायत्री जब ऋषि के मुंह से ये सुनती है तो उन दोनों के चेहरे पर मिले जुले भाव नजर आने लगते हैं। वो दोनों हैरान और खुश दोनों लग रही थी। सुरेखा ऋषि से बोलती है, तू सच बोल रहा है ना? ऋषि, हाँ। मैं अपना सिर हिलाता है। सुरेखा और गायत्री फिर तुरंत कमरे की तरफ अवनी को देखने के लिए चली जाती हैं। ऋषि भी मुस्कुराकर उनके पीछे कमरे में चला जाता है।
सुरेखा, गायत्री जी और ऋषि के कमरे के अंदर आते हैं। अवनी बेड पर बैठी हुई थी। सुरेखा और गायत्री जी उसके सामने आकर बैठ जाती हैं। गायत्री उसके माथे को प्यार से किस करते बोलती हैं, अवनी तू सच में माँ बनने वाली है क्या? अवनी शर्माकर अपना सर हाँ में हिला देती है। गायत्री ये सुनकर उससे अपने गले से लगा लेती हैं। सुरेखा हंसते बोलती है, मेरा मन कर रहा है पूरे महल और राज्य के लोगों को ये बात बता दूं। गायत्री उसकी बात सुनकर उसे मना करते बोलती है, नहीं सुरेखा, 3 महीने तक किसी को कुछ मत बताना वरना नज़र लग जाती है। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं दादी बनने वाली हूँ। मन कर रहा है कि नाचूं और गाऊं। ऋषि गायत्री की बात सुनकर तुरंत अपने मोबाइल में म्यूजिक ऑन कर देता है और गायत्री का हाथ पकड़कर डांस करने लगता है। ये देखकर सुरेखा और अवनी हंसने लगती हैं। 6 महीने बाद अवनी मिरर के सामने खड़ी थी और उसका पेट भी अब दिखने लगा था। ऋषि कमरे के अंदर आता है और अवनी को मिरर के सामने खुद को देखता हुआ देखकर मुस्कुरा देता है। वो फिर कमरे के अंदर आकर अवनी को पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है और अपना ठुड्डी उसके कंधे पर रखकर उसे मिरर में देखते बोलता है, क्या हुआ जान, तुम्हारे चेहरे पर ये परेशानी मुझे क्यों दिख रही है? कोई बात है क्या? तुम्हें मालूम है ना, प्रेगनेंसी में खुश रहना चाहिए। अगर तुम परेशान रहोगी तो जब बच्चा पैदा होगा तो उसके चेहरे पर भी हर वक्त परेशानी दिखेगी, जो मैं नहीं चाहता। अवनी उसकी बात सुनकर क्यूट सा चेहरा बनाते बोलती है, देखो ना ऋषि, मैं मोटी होती जा रही हूँ और अब हम दोनों तो ठीक से एक दूसरे को गले भी नहीं लगा पाते क्योंकि मेरा ये पेट बीच में आ जाता है। इतना बोलकर वो ऋषि की तरफ पलटती है और उसके गले लगने जाती है, पर दोनों एक दूसरे को ठीक से गले भी नहीं लगा पा रहे थे। अवनी ये देखकर मायूस हो जाती है। ऋषि उसकी बात सुनकर मुस्कुराते बोलता है, ऐसी बात नहीं है अवनी, प्रेगनेंसी में तो हर लड़की के साथ ऐसा होता है और तुम खुद को मोटा मत बोलो, और अगर तुम मोटी भी हो जाओगी ना तब भी मैं तुम्हें इतना ही प्यार करूँगा। वैसे भी तुम अब बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगती हो, गोलू मोलू सी। मैं उतना ही प्यार अभी भी करता हूँ जितना पहले करता था, और दूसरी बात, तुम मोटी नहीं बहुत क्यूट लगती हो और अब मुझे मेरे बेबी से बात करना है। इतना बोलकर वो अपने घुटने पर बैठ जाता है और अपना कान अवनी के पेट पर रखकर बोलता है, हेलो बेबी, मैं आपका पापा हूँ, मैं आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी से बाहर आ जाओ, फिर हम दोनों मिलकर बहुत सारे गेम्स खेलेंगे। आई लव यू सो मच मेरा बच्चा। ये बोलकर वो उसके पेट पर किस कर देता है। तभी अवनी को अपने पेट पर कुछ फील होता है। वो तुरंत अपने पेट पर हाथ रखकर बोलती है, ऋषि, बच्चे ने पहली बार किक किया। ऋषि उसकी बात सुनकर तुरंत उसके पेट पर अपना हाथ रखकर बोलता है, बाबू फिर से किक करो प्लीज़। तभी फिर से बच्चा किक करता है। ऋषि और अवनी एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। 3 महीने बाद अवनी की प्रेगनेंसी को 9 महीने हो चुके थे और अब किसी भी वक्त उसका बच्चा होने वाला था। सुबह का समय, अवनी अपने कमरे में बैठी एक बुक पढ़ रही थी। तभी अचानक से उसके पेट पर दर्द स्टार्ट होता है। अवनी अपने पेट पर हाथ रखकर ऋषि का नाम पुकारने लगती है। अवनी की आवाज़ सुनकर एक नौकरानी कमरे के अंदर आती है और उसे दर्द में देखकर वो फौरन भागकर गायत्री के पास जाती है और गायत्री को सारी बात बता देती है। गायत्री और सुरेखा उस नौकरानी की बात सुनकर तुरंत कमरे के अंदर आती हैं और कुछ देर के बाद अवनी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ऋषि मीटिंग के लिए गया था। सुरेखा ऋषि को कॉल करके सब कुछ बता देती है। ऋषि जब ये सुनता है तो तुरंत अपना मीटिंग बीच में ही छोड़कर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। इस समय ऋषि थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। कुछ देर के बाद ऋषि हॉस्पिटल पहुंच जाता है और गायत्री और सुरेखा के पास आ जाता है। वो सुरेखा से बोलता है, माँ अवनी कहाँ है? सुरेखा, उसे अंदर ले गए हैं बेटा, डॉक्टर उसे अंदर लेकर गए हैं, हमें बाहर ही वेट करने के लिए बोला है। ऋषि सुरेखा की बात सुनकर वहीं कमरे के बाहर चक्कर काटने लगता है। उसे अंदर ही अंदर बहुत घबराहट हो रही थी और उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा था। कुछ देर के बाद उन तीनों के कानों में बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। बच्चे की आवाज़ सुनकर ऋषि, गायत्री और सुरेखा एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है और एक नर्स अपने हाथ में एक छोटा सा बच्चा लिए बाहर आती हैं। वो फिर ऋषि के सामने उस बच्चे को करके बोलती हैं, लीजिए कुंवर सा, नन्ही प्रिंसेस हुई है।
ऋषि नर्स के हाथ से अपनी बच्ची को लेता है तो उसकी आंखों में नमी तैर जाती है और आंसू निकलने लगते हैं। वो बच्ची टुकुर टुकुर ऋषि को ही देख रही थी। वो अपने नन्हे हाथों से ऋषि का एक उंगली पकड़ लेती है। ऋषि मुस्कुराकर उस बच्ची के माथे को अपने होठों से चूम लेता है। गायत्री उस बच्चे के सर पर नोटों का बंडल घुमाती है और फिर नर्स को देते हुए बोलती है, जाओ और जाकर इससे मिठाइयाँ ले लेना और पूरे हॉस्पिटल में बांट दो। नर्स जी बोलकर वहाँ से चली जाती है। गायत्री और सुरेखा भी बारी बारी से बच्चे को अपनी गोद में लेकर प्यार करने लगती हैं। कुछ देर के बाद ऋषि बच्ची को लिए हुए कमरे के अंदर आता है। अवनी उसे देखकर मुस्कुरा देती है। ऋषि उसके बगल में आकर बैठ जाता है। दोनों अपनी बच्ची को देखने लगते हैं। ऋषि फिर अवनी के माथे पर किस करके बोलता है, थैंक यू अवनी, मेरी लाइफ में इतनी खुशियाँ लाने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ और पूरी ज़िंदगी प्यार करता रहूँगा। अवनी भी उसकी बात सुनकर मुस्कुराते बोलती है, हम दोनों भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। ऋषि उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है और फिर अपनी बच्ची को देखने लगता है। अवनी भी अपनी बच्ची को ही देख रही थी। दोनों फिर अपने आने वाले सुनहरे भविष्य के सपने सजाने लगते हैं और इसी तरह दोनों प्यार से खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक कर एक प्यार से कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी तरह के अन्य कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई प्यार भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।